नमस्कार साथियों, ए टू जेड स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना गोविंद कुमार नागर। अपनी सीरीज चल रही थी थार का मरुस्थल और पिछली सीरीज़ में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, जो पीछे वाली क्लास थी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था। और क्वेश्चन ये था कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक भूभाग कौन सा है, भौतिक प्रदेश कौन सा है, भौतिक भूभाग कौन सा है, राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक भूभाग कौन सा है। तो अपन देख लेते हैं पहले इस प्रश्न को। इसका है अरावली। अरावली राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक भूभाग है। अरावली राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक भूभाग है। तो कैसे होगा, तो अरावली सबसे प्राचीन है। उसके बाद में हाड़ौती है। कौन सा है, हाड़ौती। और उसके बाद में जो थोड़ा नया है वो है पूर्वी का मैदान। वैसे ये सीक्वेंस में लिखे हुए थे। और सबसे जो नवीनतम है वो है थार। कौन सा है, थार है। यूँ याद रख लेना आप, अरावली सबसे प्राचीन है, हाड़ौती उससे नया है थोड़ा, पूर्वी मैदान उससे नया है और थार का प्रदेश उससे भी नया है। देखते हैं, अरावली है गोंडवाना लैंड का भाग। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। हाड़ौती गोंडवाना लैंड का भाग है। हाड़ौती गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है। पूर्वी मैदान 33 के भाग हैं। पूर्वी मैदान किसके भाग हैं, 33 के। और थार का भी किसके भाग हैं, 33 के। अब अपने देखते हैं, आप कहोगे जी ये दोनों तो एक ही हैं, गोंडवाना लैंड के भाग हैं तो एक दिन में मरे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये क्या है, पठार है। ये क्या है, पठार है। और ये क्या है, पर्वत है। तो आपको पता होगा पर्वत का पहले क्या होता है, अपक्ष या अपर्दन होता है। क्या होता है, अपक्ष या अपर्दन होता है। जैसे बड़ा पर्वत हो गया, उसका अपर्दन होगा धीरे धीरे, तब वो क्या बनेगा, पठार बनेगा। तो सबसे पहले तो कौन सा बनेगा, पर्वत ही बनेगा। तो अरावली क्या है, अपने आप में पर्वत है। और ये क्या है, पठार है। तो पर्वतों का क्या हुआ, क्षण हुआ धीरे धीरे, यानी कि क्षय हुआ, खत्म हुई धीरे धीरे। ठीक है। और क्या बन गए हैं, दोनों गोंडवाना के भाग, ऐसी बात नहीं है। 33 का मैदान, पहले मैदान बना, फिर उसके ऊपर रेत आके बिछी, फिर क्या बन गया, थार का मरुस्थल। तो इस प्रश्न में ये पलट के आपसे ये पूछ सकता था कि राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक भूभाग कौन सा है। तो नवीनतम आता तो कौन होता मेरे साथियों, नवीनतम। देखो ये प्रश्न आज तक पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या करनी है, भीड़ कम करनी है। उनको क्या करनी है, भीड़ कम करनी है। यहाँ आजकल तो एक सीट के पीछे 1-1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और आपको पता है कांस्टेबल में कितने फॉर्म भर गए, एनटीपीसी में कितने फॉर्म भर गए थे। तो आधा तो ऑस्ट्रेलिया तो अपने ऐसे ही घूम रहा है बेरोजगार। तो इसलिए ऐसे प्रश्न बनाने आपके दिमाग की उपज होनी चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इन प्रश्नों को अपने रट्टी रटाई बात नहीं करनी है। अपने क्या करना है, बढ़िया वाले प्रश्न बना के देखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बना के आप प्रैक्टिस किया करो। चलते हैं आज की क्लास पर। और आज की क्लास में अपने क्या कर रहे थे, थार के मरुस्थल की विशेषताएं कर रहे हैं। और थार के मरुस्थल की विशेषताओं में अगली जो विशेषता है वो है थार का ढाल। थार का ढाल, ये पिछली पटवार में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान के थार का ढाल किधर है। तो राजस्थान के थार का ढाल, मैं आपको एक मैप बनाता हूँ, वो अपने मैप यूँ रहेगा, आप यूँ समझना, ये थार है, ये कौन सा है, सारा थार है। तो आप देखना, आपकी मोस्टली घर की जो नदी नाले हैं वो कहाँ से, इधर से ऐसे आ रहे हैं ना, इधर ही आते हैं लगभग। गंगा नहर भी इधर ही आती है ना, नदियाँ भी लगभग इधर ही जाती हैं सारी की सारी। एक आधी कांतड़ी को छोड़ के उसको छोड़ो आप, वो छोटी नदी है। ठीक है। और ये नदी भी इधर आती है। जो घग्गर नदी है ये ढाल को क्या कर देती है, कन्फर्म कर देती है। तो उत्तर दिशा, ये इसकी दक्षिण दिशा, ये इसकी पूर्व दिशा और ये इसकी पश्चिम दिशा। तो इससे आप कह सकते हो कि राजस्थान के थार का जो ढाल है, राजस्थान के थार का जो ढाल है, देखिए उत्तर पूर्व से, किससे, उत्तर पूर्व से। मित्रों भूलना नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न ज़्यादातर कथन कारण में पूछा जाता है, सीधा आपसे नहीं पूछेगा, कथन कारण में पूछेगा कि राजस्थान की अधिकांश, थार के मरुस्थल की अधिकांश नदियाँ कहाँ जाती हैं, पश्चिम की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं, पश्चिम की ओर जाती हैं, या मान लो अरब सागर की ओर जाती हैं। ठीक है। ये कथन बना देगा, कारण ये बनेगा क्योंकि थार के मरुस्थल का ढाल जो है वो उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है। ठीक है। तो आपको ये चुनना होगा कि हाँ कथन भी सही है और कारण भी इसका क्या है, सही है। तो निष्कर्ष में क्या होगा, कथन और कारण दोनों क्या हैं, सही हैं। आई बात समझे, उसमें पूछा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि थार का जो ढाल है वो किससा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है या पश्चिम दक्षिण की ओर है। कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे पीछे हो सकता है बोलने में, आप दक्षिण पश्चिम बोलो या पश्चिम दक्षिण बोलो, उत्तर पूर्व से या पूर्व उत्तर से बोलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं आगे, इसका भी प्रश्न बनाएंगे अपने। आगे चलते हैं, लोयस के मैदान। थार में क्या है, लोयस के मैदान है।
अब लोयस के मैदान बनते कैसे हैं, क्या बनते हैं लोयस के मैदान। पहले तो लोयस समझो आप क्या बोला है। लोयस होते हैं रेत के मैदान। क्या होते हैं, रेत के मैदान। मित्रों लोयस और दुनिया की सबसे बड़ी लोयस जो मैदान बनाने वाली नदी है या लोयस का जो बढ़िया मैदान है वो चीन में है। कहाँ पर है, चीन में। और कौन सी नदी बनाती है, हमेशा लोयस के मैदान नदी ही बनाती है, यानी ये कह सकते हैं कि नदी भी बनाती है और हवा भी बनाती है। ठीक है, अपने देखेंगे कैसे। तो वो है हवांग हो नदी, हवांग हो नदी। ठीक है, इसे चीन का शोक भी कहते हैं हवांग हो नदी को। और ये क्या करती है, पीले क्षेत्र से होकर बहती है, पीली मिट्टी वाले क्षेत्र से होकर बहती है। वहीं क्या करती है, लोयस बनाती है। जो उड़ उड़ के मिट्टी क्या होती है, लोयस का मैदान बना देती है। तो दुनिया का प्रसिद्ध लोयस का मैदान कहाँ पर है, चीन में है। नदी कौन सी बनाती है, हवांग हो नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है, हवांग हो नदी बनाती है। क्योंकि कांस्टेबल में आपके एक टॉपिक है जिसके अंदर है विश्व की प्रमुख नदियाँ और उनके कार्य और उनके किनारे बसे हुए शहर। ठीक है, तो हवांग हो नदी बनाती है और हवांग हो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि पीली नदी से होकर, पीली मिट्टी वाले क्षेत्र से होकर बहती है इसलिए। चलो राजस्थान में देखते हैं कि लोयस का मैदान कैसे बनता है। तो मित्रों राजस्थान में बनता है वायु अपर्दन से। किससे बनता है, वायु अपर्दन से बनता है। किससे बनता है, वायु अपर्दन से। मैं अपर्दन की दो क्रियाएं बता देता हूँ, इस स्लाइड में देखना आप, कि मिट्टी या मृदा, मृदा के कटाव या जमाव की प्रक्रिया को भूगोल में क्या कहते हैं, भूगोल में क्या कहते हैं। बड़ा इजी प्रश्न है, आपने 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप ये प्रश्न। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो कटाव, और कटाव होता है दो जगह से, एक होता है अपक्षय और एक होता है अपर्दन। क्या होता है, पैरेदन, अपर्दन। ठीक है, तो जमाव की बाद में बात करेंगे अपने। अपक्षय, अपक्षय क्या होता है, एक ही स्थान पर टूट के गिरना। एक स्थान पर क्या होना, टूट कर गिरना। तो अपने ही स्थान पर टूट कर गिरना। चट्टानें क्या होती हैं, अपने ही स्थान पर टूट कर गिरती रहती हैं, यानी जाती नहीं है कहीं, फिर वहीं जम जाती हैं, फिर टूट के गिर जाती है। उसे कहते हैं अपक्षय। और इस प्रक्रिया को कहते हैं स्थैतिक। स्थैतिक का मतलब समझते हो क्या, स्थैतिक यानी अपने ही स्थान पर। ये है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन होना, यानी गतिमान होना। चट्टान क्या होती है, टूटकर वायु के माध्यम से उड़ती है ना। तो सबसे ज़्यादा जो वायु अपर्दन अपने यहाँ राजस्थान में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, थार के मरुस्थल में हो रहा है। कैसे हो रहा है, टिल्लों के रूप में स्तूप जाते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। हाँ, वो अपर्दन करेंगे। वो क्या करेंगे, अपर्दन करेंगे। और इस प्रक्रिया को कहते हैं मेरे साथियों गतिशील। क्या कहते हैं, गतिशील प्रक्रिया। तो आप समझ गए होंगे। चलो चलते हैं वापस वही, कि लोयस के मैदान और लोयस के मैदान वायु अपर्दन की प्रक्रिया से बनते हैं। लेकिन चीन में ये जो नदी है वो बनाती है जल अपर्दन से। आप यूं मत समझना कि वहाँ तो जी कौन सी चलेगी, तो वहाँ जल अपर्दन, जल भी तो मिट्टी लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता ही होगा। आप सारे के सारे, आपको पता है किसानों के पुत्र हैं, और आपने देखा होगा कि अपने जब खाला खुला साफ करते हैं तो उसकी मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। जहाँ नक्का होता है वहाँ क्या होता है कि मिट्टी हट जाती है, और जहाँ मान लो कि आगे क्या कहते हैं उसको, टेल, हाँ मुड और टेल, तो मुड से मिट्टी हटकर टेल में चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसानों के बच्चे हैं। मैं भी एक किसान का ही बच्चा हूँ, और बस लाइन थोड़ी अलग होगी, आपकी लाइन अलग है, हमारी लाइन अलग है, लेकिन आप पढ़ते रहिए, बढ़िया काम कर रहे हो आप। ठीक है, चलो चलते हैं। तो वायु अपर्दन से राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है, अपर्दन होता है वायु से। ठीक है, और ये कहाँ बनते हैं सर्वाधिक, तो मेरे मित्रों जैसलमेर में बनते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि लोयस का मैदान कहाँ मिलता है राजस्थान में, तो जैसलमेर में मिलता है। राजस्थान में लोयस के मैदान कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं, अब इनका क्या होता है, रेगिस्तानीकरण होता है। क्या होता है, मरुस्थलीकरण जिसे कहते हो आप, मरुस्थलीकरण। क्या होता है, मरुस्थलीकरण। इसे कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं रेंगती मृत्यु। कौन सी मृत्यु कहते हैं, रेंगती मृत्यु। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा
कि धीरे धीरे चलती है। रेंगती मृत्यु कहते हैं पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को क्या होती है, ढकते हुए चली जाती है, और पेड़ पौधों पे थोड़ी सी रेत चलेगी, वो क्या हो गया, पेड़ पौधा खराब हो गया। वैसे ही राजस्थान में गर्मी बहुत है, ऊपर से रेत आके और गिर जाए तो पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेंगती मृत्यु। तो रेगिस्तान में जो मार्च हो रहा है, मार्च कहते हैं सेना के मार्च को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब सेना चलती है तो उसे रेगिस्तान का मार्च कहते हैं, सॉरी सेना का मार्च कहते हैं, लेकिन ये भी तो चल ही रहा है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, रेगिस्तान का मार्च दे दिया। अब ये किस हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये याद रखना आप 0.0 सेंटीमीटर प्रति साल बढ़ रही है। प्रति साल क्या होती है, उत्तर पूर्व की ओर खिसकती जा रही है, इससे मान लो उत्तर पूर्व की ओर खिसकता जा रहा है रेत। इसीलिए तो राजस्थान सरकार के अंदर सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है कि कैक्टस पार्क लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा काजरी या फिर सूखा संभाव्य क्षेत्र है, जितने भी मान लो कि कार्यक्रम है वो चलाए जा रहे हैं। आगे चलते हैं मेरे साथियों इसी पर, कि आपने देखा कि लोहेस के मैदान भी बनते हैं। आपने ये भी देखा कि लोहेस के मैदानों के साथ साथ क्या होता है कि राजस्थान में वायु अपर्दन भी होता है। अब चलते हैं थार का विस्तार की बात कर लेते हैं कि थार का विस्तार, अब ये वो वाला विस्तार नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। थार का जो विस्तार है वैसे तो यानी अवशेष है वो 33 के अवशेष है, और विस्तार सारा का है ग्रेट आर्टिक पोलियो या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के भाग है। लेकिन यहाँ विस्तार का मतलब ये कह रहा है कि ये राजस्थान है, ठीक है, और राजस्थान में इतना थार है, कितना थार है, ये वाला भाग थार का है, ठीक है। तो इसका ये विस्तार मांग रहा है, वो कौन सा विस्तार, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व का विस्तार, यानी कि दूरी में कितना है, दूरी में कितना है उत्तर से दक्षिण का और पूर्व से पश्चिम का। तो उत्तर से दक्षिण का आपको बड़ा लग रहा है ना, तो ये है 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। फर्स्ट ग्रेड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ग्रेड में पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है पटवारी में भी पूछे जाएं, क्योंकि पटवारी आंकड़ों का हिसाब किताब है और आंकड़े सर्वाधिक पटवारी में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर से पूर्व का जो विस्तार है इसका कितना है, 640, और पूर्व से पश्चिम का 300 किलोमीटर है मेरे साथियों, कितना है, 300 किलोमीटर है, ठीक है। जैसे ये टॉपिक पूरा होगा, आपने मान लो कि एक सीरीज लेके आएंगे, जैसे थार का मरुस्थल आज पूरा प्रयास करेंगे कि आज पूरा हो जाए, ठीक है, और आज पूरा हो गया तो अपने कल मान लो कि जब भी नेक्स्ट नई सीरीज आएगी उसमें अपने थार के मरुस्थल पर क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं अपने से, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने, 1 लाइन 2 लाइन जितने भी अपने सारे क्वेश्चन करेंगे। आपका सहयोग रहेगा मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप उसके उत्तर देखना, फिर उसके बाद में उत्तर मैं ही दूंगा, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की कितनी है, 640 किलोमीटर है, कितनी है, 640 किलोमीटर है। तो चलते हैं आगे और कि और थार के मरुस्थल की क्या विशेषताएं हैं। तो थार के मरुस्थल का तापमान, थार का तापमान, तो मेरे मित्रों तापमान है, एक तो है औसत तापमान, कितना है, औसत तापमान, एक है सर्दी का शीतकाल का तापमान, और एक है गर्मी का तापमान। कितना है, औसत तापमान की बात करते हैं तो औसत तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान कितना है राजस्थान का, थार के मरुस्थल का कितना है, 22 डिग्री है। वैसे राजस्थान का भी लगभग इतना ही है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और कितना है, 22 डिग्री। आपने देखा होगा ये पाउडर आता है ना बॉडी पे छिड़कने, उसके ऊपर होता है 22 डिग्री, क्योंकि वो राजस्थान के लिहाज से ही बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ अपने 22 डिग्री ही सहन कर सकते हैं, 22 डिग्री से ऊपर वाला सहन भी करते हैं, लेकिन औसत तापमान के हिसाब इतना, यानी कि बॉडी पर लगाओ 22 डिग्री आपको टेम्परेचर मिलेगा, बढ़िया है, 40 से तो 22 बढ़िया है, ठीक है। तो सर्दी का तापमान हो जाता है -3 डिग्री सेल्सियस सी, ठीक है, और गर्मी का तापमान हो जाता है 49 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये होता है चूरू में, कहाँ होता है, चूरू में, और चूरू की कौन सी तहसील में, फतेहपुर सीकरी में, यहाँ पर फतेहगढ़ या फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में माइनस में चला जाता है सर्दियों का तापमान, सर्दी आने वाली आप देखना ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। और ये 49 डिग्री तापमान है, ये चूरू और बीकानेर में आगे पीछे होता रहता है, कि हर बार बीकानेर, कई बार गंगानगर भी आता है, गंगानगर में भी 48 डिग्री तापमान हो जाता है कई बार अपने गंगानगर में, लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन 49 डिग्री हाईएस्ट जो तापमान है वो चूरू और बीकानेर में अंकित किया गया है, जो 1-2 साल में चेंज होते रहते हैं। लेकिन 3 डिग्री जो तापमान है वो चूरू में है, इसलिए चूरू को सबसे ठंडा जिला भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, थार के मरुस्थल में वर्षा की बात करते हैं। थार के मरुस्थल में वर्षा, तो थार के मरुस्थल में जो वर्षा है वो कितनी होती है,
थार के मरुस्थल में जो वर्षा है वो होती है 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर, इसके बीच में होती है हर साल क्या होती है इसके बीच में। लेकिन वो तो है कि हर साल मानसून आने पर है कि मानसून कई बार कम आ जाता है, कई बार ज़्यादा आता है। कम 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 का मतलब यहाँ 10 से नीचे बरसात होती नहीं। 20 तो किताबों में लिखा हुआ है लेकिन होती नहीं 20 होती है तो भी उधर वाले मान लो कि जो हनुमानगढ़ वाला है, ऊपरी गंगानगर है, ऊपरी हनुमानगढ़ है, ठीक है, और जो मान चूरू झुंझुनू है वहाँ होती है थोड़ी बहुत, और कहीं नहीं मेरे हिसाब से बरसात होती नहीं। लेकिन 2015 की बात करें जालौर में बाढ़ आ गई थी, है ना, 2012 में बाड़मेर में बाढ़ आ गई थी, 2016 में जैसलमेर में बाढ़ आ गई थी, अभी भी आई। अभी जो बाढ़ आई थोड़े दिन पहले, अभी मानसून चल रहा है अपना, और मानसून में तहत क्या हुई उसके अंदर बाढ़ आई, जैसलमेर में बाढ़ आई। जैसे मान लो नाचना गाँव है, चांदना गाँव है, वहाँ पर क्या हुई थी, बाढ़ आई थी। ज़्यादा नहीं आई, ऊँट आँट बह गए थे, कह रहे हैं कि बाढ़ आई। तो ऐसे बाढ़ कई बार क्या होता है ज़्यादा आ जाता है और नीचे प्रतिभूमि होने के कारण पानी चल पड़ता है, ऐसे नहीं सोचना। लेकिन यहाँ जो वर्षा है वो 20 से 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 20 डिग्री की बात करते हैं मेरे साथियों। 20 डिग्री या 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है, 20 डिग्री वर्षा रेखा ये क्या करती है, थार के मरुस्थल को, थार के, बस ये लाइन ढंग से सुन लेना आप, थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में। मैं थार के मरुस्थल की बात कर रहा हूँ कि थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। कौन सी वर्षा रेखा? 20 या 25। हाँ, कई किताबों में 25 है तो अपने 25 ही लिखते हैं। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 पे बात करेंगे। 20 और 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो थार के मरुस्थल को क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, ये सारी सम वर्षा रेखाएं हैं। सम वर्षा रेखा ये क्या करती है, ये जो है वो अरावली को, किसको? अरावली को थार से अलग करती है, थार से अलग करती है। मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 20 या 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। 25 ही याद करना आप, क्योंकि ऑप्शन में 25 आएगा, 20 तो औसत वर्षा है, ठीक है। और 50 सेंटीमीटर अरावली को थार से अलग करती है। देखते हैं कैसे करती है, ठीक है। ये राजस्थान है अपना, ठीक है, इतना ही चाहिए अपने को। ये है अरावली और ये है थार, ठीक है। तो ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो ये अरावली और ये थार दोनों को क्या कर दिया इसने, अलग कर दिया, अलग कर दिया। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ने थार और अरावली को क्या कर दिया, अलग कर दिया। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के समानांतर चलती है, अरावली के समांतर चलती है। क्या चलती है? समांतर चलती है। ये प्रश्न भी आया हुआ है मेरे प्यारे साथियों। लूणी नदी का पूछते हैं, बनास नदी का पूछते हैं, NH 8 का पूछते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो क्या है, अरावली के बिल्कुल समांतर चलती हैं। अब एक वर्षा रेखा आपने और देखी थी कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये देखो थार को बांट रही है। किसको बांट रही है? ये सारा थार है, इसे 2 भागों में बांट रही है। तो थार को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर है। कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। चलो इस पे बनाते हैं एक प्रश्न अपने बढ़िया वाला। और प्रश्न ये है कि अरावली व थार को 2 भागों में बांटती है। कौन सी वर्षा रेखा बांटती है? ठीक है, तो 50 mm, 500 mm, 500 mm और सी है 25 सेंटीमीटर, डी है 250 mm। अब आपको बताना ये है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, ये मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, आपके लिए है ये प्रश्न। आप मेरे को बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे साथियों, मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं अगली क्लास में आपको बताऊँगा। चलो चलते हैं इधर। हाँ, तो ये 25 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा क्या करती है, अरावली को थार से अलग करती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
अब एक चीज़ और देखते हैं अपने कि 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 10 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा, इसका क्या रोल है? कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये जैसलमेर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से। और जैसलमेर से गुजरती है, आधिकारिक एक ही जिला जैसलमेर से गुजरती है ये। और इसका क्या काम है? ये सीमा के समांतर चलती है, सीमा निर्धारण का काम करती है, सीमा निर्धारण का काम करती है। और ये किसके चलती है? रेड क्लिफ के, किसके? रेड क्लिफ लाइन के समांतर चलती है, समांतर चलती है। ठीक है, तो 3 वर्षा रेखाएं 25, 50 और 10, तीनों का क्या है? अलग अलग रोल है। और मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि राजस्थान को यानी कि थार अरावली को थार से अलग कौन करता है? तो 50 mm है, 500 mm है, या 250 mm है, या मान लो 25 सेंटीमीटर है। तो वो आपको प्रश्न बताना है कमेंट में। ठीक है साथियों, इसका जो अगला पार्ट है वो अपनी अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें।